ठीक बच्चों ने स्टार्ट करते हैं अपन डिग्री नंबर B20 से। एंड इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 में गिवन है अपने एक रॉड है, दो एल और एल लेंथ की, मास m कनेक्टेड है। तो वेलोसिटी v कितनी प्रोवाइड करे सच दैट ये जो है एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर दे। तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए अपने को इसको एटलीस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचाना पड़ेगा। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो कर सकते हैं। वेलोसिटी इसलिए जीरो कर सकते हैं बिकॉज रॉड है, तो रॉड स्लाइड होने की इश्यू नहीं आती है। अब इमेजिन करते हैं इनिशियली इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो अगर लोअर वाले ब्लॉक की वेलोसिटी v है तो इस वाले की हो जाएगी v/2 बिकॉज ओमेगा r से। तो एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। मैं पोटेंशियल का रेफरेंस ये देता हूँ 0। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दो है अपने पास, हाफ mv² लोअर वाले ब्लॉक मास की और अपर वाले की हाफ mv/2 का होल स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल एक की तो 0 हो जाएगी और इस वाले की हो जाएगी प्लस mgl। अब फाइनली हाईएस्ट पॉइंट पे दोनों की काइनेटिक एनर्जी 0 और दोनों ब्लॉक्स के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये वाला ब्लॉक ऑफ मास m जो है 3l हाइट पे और टॉप वाला 4l हाइट पे। तो mg इंटू 3l प्लस mg इंटू 4l। तो देखते हैं यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा। तो ये हो जाएगा mv², तो ये हो गया 3mv²/8 इक्वल्स टू 6mgl। तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है अपना 48 gl/5। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है। अपने पास एक वर्टिकल बॉल गिवन है जो कि रफ गिवन है। तो यहाँ पे आके एक बॉल टकराती है इस तरह से और उसके पास दो कंपोनेंट्स होंगे ऑब्वियसली। तो एक कंपोनेंट है y डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट इनिशियली था x डायरेक्शन में। अब जैसे ये बॉल टकराएगी बॉल पे तो जो x कंपोनेंट है वो तो डायरेक्शन वाइज चेंज हो जाएगा, तो vx डैश लिख लेते हैं और y कंपोनेंट भी चेंज हो जाएगा। अब जैसे ये टकराएगी तो इस पे फोर्सेस भी लगेंगी। पहली फोर्स लगेगी नॉर्मल रिएक्शन जो वॉल अप्लाई करेगी, और अगर वॉल रफ है तो फ्रिक्शन भी लगेगा विच इज म्यू एन। अब यहाँ पे नॉर्मल इम्पल्सिव नेचर का है। अगर नॉर्मल इम्पल्सिव नेचर का है तो फ्रिक्शन विच इज म्यू एन, तो नॉर्मल इम्पल्सिव तो म्यू एन भी इम्पल्सिव नेचर का होगा। तो अगर दोनों फोर्सेस इम्पल्सिव नेचर की है तो दो इम्पल्स लग रही है यहाँ पर बॉल पे। एक इम्पल्स लग रहा है x डायरेक्शन में नेगेटिव x में और दूसरा नेगेटिव y में। तो नेट इम्पल्स की डायरेक्शन दोनों की रिजल्टेंट आ जाएगा। और अगर वेलोसिटी देखेंगे तो दो फोर्सेस है, तो x में तो चेंज होगी बिकॉज ऑफ नॉर्मल विच इज इम्पल्सिव, और फ्रिक्शन जो इम्पल्सिव उसकी वजह से y में भी वेलोसिटी चेंज होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पैराग्राफ रिलेटेड इफ द ब्लॉक इज मूव विद कांस्टेंट स्पीड। अगर ब्लॉक को अपन कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं अपर डायरेक्शन तक, तो इसमें ब्लॉक कुछ इस तरह से है, बाय फोर्स है। तो ब्लॉक इज मूव विद कांस्टेंट स्पीड, अगर कांस्टेंट स्पीड है तो मतलब नेट फोर्स 0 है। तो अपन इसमें कोई से भी पोर्शन को कंसीडर करेंगे तो किसी न किसी सर्कल का पार्ट रहेगा। तो मैं इस छोटे से पोर्शन को कंसीडर करता हूं जो कि इस तरह से एक सर्कल का पार्ट होगा। तो इस छोटे से पोर्शन को अपन अलग से ड्रॉ करते हैं। अब देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। देखिए दो फोर्सेस लगेंगे, एक तो mg sin थीटा, कांस्टेंट वेलोसिटी तो फोर्स एफ जो है mg sin थीटा को बैलेंस करेगा, और mg cos थीटा इधर नॉर्मल इधर। अब फ्रिक्शन भी लगेगा तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो देखिए यहाँ पर mg sin थीटा और फ्रिक्शन मिलकर एफ को बैलेंस करेंगे, नॉर्मल mg cos थीटा को बैलेंस करेगा। ये इसलिए बैलेंस करेंगे बिकॉज जो है सर्कुलर मोशन करना है। अब ध्यान से देखेंगे कि अगर बच्चों f और mg sin थीटा f को बैलेंस करेंगे बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन ये बच्चों सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये देख सकते हैं ये पार्टिकल जो है सर्कल का पार्ट हुआ। तो सर्कल में नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर होना कंपल्शन है, तभी सर्कुलर मोशन होता है। देखिए सेंटर की तरफ नॉर्मल है, तो n माइनस mg cos थीटा को मैं mv² बाय जो इस इंस्टेंट की स्पीड है लिख सकता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 8 के अगर ऑप्शन देखेंगे तो बी हो जाएगा द एक्सेलरेशन कंपेयर टेंजेंट टू द प्लेन। देखो बच्चों टेंजेंशियल जो फोर्स है विच इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल वो नेट फोर्स 0 है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0। लेकिन बच्चों परपेंडिकुलर जो फोर्सेस है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन
वो जीरो नहीं होगी, बिकॉज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो कंपल्सरी है सर्कुलर मोशन में, तो एन और एम जी को साइकिल बैलेंस नहीं करते हुए ये इक्वेशन ट्रू होगी। तो इसका आंसर हो जाएंगे बी एंड डी। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखिए अपने पास क्या है, एक रॉड है हॉरिजॉन्टल एंड यहाँ पे एक ब्लॉक के साथ अपन ने सपोर्ट दे रहा है कुछ इस तरह से ब्लॉक को यहाँ पर। तो एक बार काम करते हैं, ये जो अपना जो रॉड पे एक ब्लॉक टाइप इसका एफबीडी बनाते हैं, ए का एफबीडी देखते हैं। तो एक तो नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, एक फोर जो रॉड एसी लगाएगी वो एफ, ये एंगल अल्फा हो जाएगा। और अब देखिए पहले कंपाउंड ब्रेक करते हैं, तो ये हो जाएगा एफ कॉस अल्फा इस तरफ, एफ साइन अल्फा। देखिए एफ साइन अल्फा को बैलेंस करने के ताकि इक्विलिब्रियम में, तो उसके लिए फ्रिक्शन का आना पड़ेगा विच इज म्यू है। तो फोर्सेस बैलेंस कर देते हैं अपन यहाँ पर। तो एफ साइन अल्फा जो है वो म्यू एन को बैलेंस करेगा एंड वर्टिकल में एफ कॉस अल्फा नॉर्मल को बैलेंस करेगा। तो यहाँ से टेन अल्फा की वैल्यू आ गई म्यू, और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 37 है, तो 37 मतलब 3/4, तो 3 इज इक्वल्स टू 4 म्यू। तो यहाँ से आंसर आया 4 म्यू की वैल्यू 3 के इक्वल आती है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है अपने पास कोई पार्टिकल है, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है कुछ इस तरह से, इसको अपन ने यहाँ से रिलीज करा है। तो कुछ रैंडमली अपन एक एंगल थीटा पे चलते हैं यहाँ पर। तो इसकी वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे डायरेक्टली अपन फाइंड कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो देख सकते हैं ये कितना नीचे आया है, आर साइन थीटा नीचे आया है, तो इसकी वेलोसिटी जाएगी √2g(h) से डायरेक्टली √2g(r sin थीटा। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि इसका मैक्सिमम वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी, मतलब इसका वर्टिकल मतलब y कंपोनेंट कितना होगा। तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो अपने पास वी वाई डायरेक्टली यहाँ से लिख सकता हूँ मैं √2g(r sin थीटा का कंपोनेंट विच इज cos थीटा। तो मैक्सिमाइज करना है तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, और डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं। तो डायरेक्टली मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो डिफरेंशिएट आप जब करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास 1/√2। तो जब डिफरेंशिएट करके tan थीटा की वैल्यू 1/√2 आएगी, तो आप जब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा वी वाई का। तो वी वाई सॉल्व करने पे यहाँ पे आता है अपना 20 मीटर पर सेकेंड। बी पार्ट में पूछा जा रहा है द मैग्नेटो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एट द इंस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज वर्टिकल। देखिए बच्चों दो एक्सेलरेशन होंगे यहाँ पर। एक एक्सेलरेशन तो होगा अपने पास टेंजेंशियल और दूसरा होता है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल की वैल्यू डायरेक्टली लिखी जा सकती है यहाँ से v²/r विच इज 2g(r sin थीटा। ये डायरेक्टली अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया 2g sin थीटा। और टेंजेंशियल कितना हो जाएगा, डायरेक्टली वेट के कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे तो mg का कंपोनेंट mg sin थीटा cos थीटा होगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन g cos थीटा हो जाएगा। तो इसमें पूछा है बी में मैग्नेटो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एट द इंस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज वर्टिकल। अब देखिए दो एक्सेलरेशन हैं अपने पास, एक तो सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। उसने बोला है कि नेटवर्क कंपोनेंट जो है सिर्फ हॉरिजॉन्टल होने चाहिए इंस्टेंट एक्सेलरेशन ब्लॉक इज। अब वर्टिकल एक्सेलरेशन सिर्फ एक ही पॉसिबल इंस्टेंट पे हो सकता है जब ये ब्लॉक यहाँ पे रहा होगा, मतलब इनिशियल पोजीशन ए पे। कहीं इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी जीरो थी, तो वेलोसिटी जीरो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो। तो इसी इंस्टेंट पे डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं टेंजेंशियल होगा जो कि वर्टिकल हो सकता है, एक ही इंस्टेंट ही पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैग्नेटो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, डायरेक्टली जीरो कर सकते हैं अपन। ठीक है, और एक और पोजीशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे अपना जो नेट एक्सेलरेशन है वो भी वर्टिकल होगा। कहाँ पर होगा वो इंस्टेंट, जब ये ब्लॉक एग्जैक्टली लोएस्ट पॉइंट पे होगा। देखिए लोएस्ट पॉइंट पे होने पे किसी कहानी क्रिएट हो जाएगी। लोएस्ट पॉइंट पे होगा, वेलोसिटी इस तरफ है जो कि कांस्टेंट होगी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, क्यों नॉर्मल ऊपर mg नीचे। तो सारी फोर्सेस सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में हैं, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं, तो हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो एक्सेलरेशन इस इंस्टेंट हो जाएगा n - mg
इक्वल्स टू mv² ठीक है बच्चों, तो लोएस्ट पॉइंट पे अपने पास नेट फोर्स हो जाएगी n माइनस एम जी, जो टूवर्ड सेंटर होगी, विच इज mv²/r। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन डायरेक्टली अपने को पता है v² होता है। तो देख सकते हैं बच्चों, अपना ब्लॉक यहाँ से नीचे आया r डिस्टेंस वर्टिकल में, तो वेलोसिटी हो जाएगी √2gr। तो स्क्वायर करेंगे तो 2gr/r विच इज 2g। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लोएस्ट पॉइंट पे हो गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड पार्ट ने पूछा मैग्नेटिक नॉर्मल रिएक्शन बाय सिलेंडर ऑन ब्लॉक एट द इंस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक इज हॉरिजॉन्टल। अब देखिए बच्चों, ब्लॉक का एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल कैसे होगा, यहीं पे अपन चेक कर सकते हैं डायरेक्टली। तो देखिए ये एंगल अपने पास थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो देखिए अगर ब्लॉक का नेट एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल चाहिए तो मतलब वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाने चाहिए। तो वर्टिकल में दो कंपोनेंट आएंगे, AT cos थीटा, वो बैलेंस कर देगा AC sin थीटा को। AT की वैल्यू को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, AT डायरेक्टली अपना g cos थीटा अपन फाइंड कर चुके हैं बी पार्ट में, तो ये g cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और AC की वैल्यू है अपने पास 2g sin स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्टली अपने यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/√2। तो इससे अपन डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है डिफरेंट नंबर B21। इसमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो इसमें गिवन है कि बॉक्स है अपने पास, इसमें कोई बॉल्स हैं जो कंटिन्यूसली बॉल से कोलाइड कर रही है। तो देखिए अगर एक बॉल v स्पीड से जाके टकरा के वापस आती है तो अपन देखेंगे तो एक फोर्स बॉक्स पे लगेगी F फोर्स, और बॉल पे सेम फोर्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग लेफ्ट डायरेक्शन। नेट फोर्स अगर 0 है सिस्टम पे तो सिस्टम का एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बोल सकते हैं 0 होगा। तो अगर एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर मास 0 तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगी। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास विल बी कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है कि ऑब्जेक्ट है जो वॉल पे जाके टकराता है, कोलिजन का नेचर गिवन नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह से जा रहा है एंड किस तरह से वापस आ जाता है। तो इसमें बताया गया है कि बॉल को जाने में 1 सेकेंड लगे एंड वापस आने में टोटल जो है इसको 3 सेकेंड्स लगे। तो टोटल टाइम जो हो गया 4 सेकेंड हो गया। अब मुझे पता है कि जब कोलिजन होता है तो दो वेलोसिटीज होंगी इसमें, एक वेलोसिटी होगी x में, दूसरी वेलोसिटी y में। तो जो भी कोलिजन होगा जिससे नॉर्मल इंपल्सिव नेचर का होता है तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को चेंज करेगा, y को चेंज नहीं करेगा। तो अगर y वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल चेंज नहीं होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट था 2uy/g, तो यहाँ से uy की वैल्यू आ जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। उसी अकॉर्डिंग अगर एच मैक्स निकालना चाहें, एच मैक्स भी चेंज नहीं होगा बिकॉज वाई वेलोसिटी नहीं हो रही। तो uy²/2g, तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट जाती है वो 20 मीटर आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है कि अपने पास एक पार्टिकल है और उसको अब बॉब को अपन ने एक सर्कल में मूव कराना है, सच दैट एक बार क्लॉकवाइज और दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से। तो अपना पैक जो बॉब है वो यहाँ पर है और अपना जो पैक को हिट करना है वो यहाँ पर है। बॉब इनिशियली 30 डिग्री एंगल पे है। तो पहला अपन केस सॉल्व करते हैं जब एंटी क्लॉकवाइज को थ्रू करना है। तो एंटी क्लॉकवाइज मान लीजिए अपन ने इसको v एंटी क्लॉकवाइज से थ्रू करा है तो सर्जरी पैक को हिट कर जाए। अब देखिए अगर बॉब को पैक को हिट करना है तो सबसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि ये सर्कल कंप्लीट करे। सर्कल कंप्लीट करना मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए हाईएस्ट पॉइंट वाली वेलोसिटी गेन करनी चाहिए इसको। तो हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी होती है √gr। तो अपन एनर्जी कंजर्व कर देते हैं। तो मैं पोटेंशियल का रेफरेंस लेवल ये मान लेता हूँ और ये हाइट हो जाएगी r cos 30a r sin 30a r/2। तो ये वाली हाइट भी r/2 जाएगी। एनर्जी कंजर्व करते हैं, हाफ एम VAC², पोटेंशियल 0, पोटेंशियल जाएगी mg r/2 प्लस का हाइट कर दी हाफ mv²। तो यहाँ से VAC जो है डायरेक्टली अपने पास आ जाएगा √2gr। ये एंटी क्लॉकवाइज वाली ही स्टोरी। लेकिन अगर क्लॉकवाइज अपन थ्रो करेंगे तो कहानी से थोड़ी सी डिफरेंस होगी। अब क्लॉकवाइज अगर अपन थ्रो कर रहे हैं इसको यहाँ से v क्लॉकवाइज, तो इसको वापस से टर्न करते हुए यहाँ तक जाना है ताकि पैक को हिट कर सके।
अब पैक को हिट करना है मतलब कि यहाँ पे जस्ट पैक पे चला जाए। तो मुझे पता है अगर इस वाले में कहीं वेलोसिटी तो जीरो हो नहीं सकती है। वेलोसिटी जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है नीचे, जब नीचे होता है पार्टिकल, ऊपर में टेंशन जीरो होती है। तो मतलब अगर यहाँ पे टेंशन जीरो हो जाए तो अपना टास्क पूरा हो जाएगा। तो उसी सिमेट्री से मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे टेंशन जीरो है, तो उसी तरह से यहाँ 30 डिग्री में भी टेंशन जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पे टेंशन तो जीरो हो जाएगी, तो mg का जो कंपोनेंट टुवर्ड्स सेंटर आएगा वो mg नीचे लगेगा। तो mg का कंपोनेंट टुवर्ड्स सेंटर हो जाएगा mg cos 60, और यही अपना सेंट्रीपिटल फोर्स के रेस्पॉन्सिबल होगा। तो mg cos 60 इज इक्वल्स टू mv क्लॉकवाइज स्क्वायर बाय r। तो वेलोसिटी जो क्लॉकवाइज सेंस में आ जाएगी वो आ जाएगी √gr/2। तो यहाँ से जब रेशियो ले लेंगे दोनों का, तो अपना जो रेशियो है 1:2 आएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14 में पार्ट 1। अब क्वेश्चन नंबर 14 में पार्ट 1 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है देखने में। स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो उसने बोला है कि विथ इंक्रीजिंग स्पीड। तो दो चीजें हो सकती है, अगर इंक्रीजिंग स्पीड है तो उसके पास दो एक्सेलरेशन होंगे, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो दोनों का रिजल्टेंट जो होगा ए नेट हो जाएगा √/AC² प्लस AT²। और टेंजेंशियल ही है जो स्पीड को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। लेकिन मान लीजिए अपना जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज कर रहा है लेकिन है पॉजिटिव। अपनी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है पॉजिटिव बट डिक्रीज कर रहा है, मतलब कि मान लीजिए टेंजेंशियल की एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड थी, अब 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से डिक्रीज हो रही है। लेकिन है तो पॉजिटिव, तो वेलोसिटी तो या स्पीड तो इंक्रीज होगी ही होगी। तो मैं बोल सकता हूँ अगर AT डिक्रीज होगा लेकिन एट द एंड है पॉजिटिव, तो स्पीड तो इंक्रीज करेगी ही करेगी, लेकिन AT डिक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से नेट एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा। तो दिस इज अ स्टेटमेंट वन विच इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन है कि अपने पास एक बिल्डिंग है, उससे अपन ने पार्टिकल को थ्रो करा है विद अ स्पीड u फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h, और कुछ d डिस्टेंस से एक और पार्टिकल है जिसको v स्पीड से थ्रो कर रहे हैं, सच दैट ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को हिट करते हैं a और b। तो इस तरह से कुछ सिचुएशन रहेगी। तो जितने टाइम में पार्टिकल ए वाला ग्राउंड को हिट करता है उतने ही टाइम में बी वाले को यहाँ तक आना पड़ेगा। तो दोनों के डिस्टेंस ट्रेवल एक्स में डी के इक्वल होंगे। तो जो ए वाला है वो डिस्टेंस चलेगा वेलोसिटी इन एक्स इनटू टाइम, एक्स में एक्सेलरेशन होता ही नहीं, तो यूटी अपनी इसकी रेंज के इक्वल हो जाएगा। और बी वाला जो चलेगा यानी बी वाला पार्टिकल वो बी टी चलेगा डिस्टेंस विच इज इक्वल टू डी। तो अपने से यहाँ पूछा गया है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पूछा गया है विच इज v। तो v की वैल्यू यहाँ से आ रही है अपने पास d/t - u। t अपना टाइम ऑफ लाइट है, तो टाइम ऑफ लाइट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का होता है √2h/g। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए। पहली चीज ये जो शेप है इसको फ्रस्टम बोला जाता है। तो फ्रस्टम के टॉप का रेडियस 2r है, बॉटम का r, h हाइट का पूरा इसमें अपन ने लिक्विड फिल कर दिया है ऑफ डेंसिटी रो, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू P0 है। और ये टॉप से जो है एटमॉस्फेयर से ओपन है, बॉटम क्लोज है, मतलब एक पानी की टंकी जैसे वो बाल्टी होती है ना वैसे जैसे टॉप ओपन है, बॉटम वाला पार्ट क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड है तो कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं इसको, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू P0 है जो टॉप से लग रहा है। तो अपने को फाइंड करना है फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय साइड वॉल्स ऑफ कंटेनर ऑन लिक्विड। साइड वॉल्स मतलब ये जो साइड वॉल्स हैं ये कितना नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करे। जैसे पिछले कंसेप्ट में क्या दिखाया था, वो नॉर्मल्स इक्वल थे बिकॉज वो दोनों वर्टिकल था तो दोनों फोर्सेस कैंसल आउट होनी पड़ती। लेकिन यहाँ पे वर्टिकल नहीं है तो कंपल्सरी नहीं है कैंसल आउट। तो सॉल्व करिएगा बच्चों सब। ठीक है, अब अगर सॉल्व कर लिया है तो यहां ध्यान से देखिए बच्चों। पहले तो जो वाटर फील्ड है उसका अलग से एफबीडी बनाते हैं सिर्फ। अब देखिए जो टॉप पे लिक्विड फील्ड है वहां पे तो एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर होगा, उसकी वजह से एक फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कितनी हो जाएगी F1 फोर्स,
पी नॉट इंटू एरिया विच इज पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर। बहुत बेसिक सा है फॉर्मूला। बॉटम से भी एक प्रेशर लगेगा, आप नीचे से बॉटम से नॉर्मल लगाएं या प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रही है वो लगाएं, वो दोनों सेम चीज है। F2 कितना हो जाएगा देखो, पी नॉट प्लस एच हाइट नीचे आना है तो प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो गई बॉटम से फोर्स, प्लस इस खुद का वेट भी होगा लिक्विड का जो अंदर फील्ड है, वो W मान लेते हैं। अब साइड वॉल से जो नॉर्मल है उनको अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा N और ये भी N हो जाएगा। सिमेट्रिक है तो दोनों साइड से नॉर्मल्स इक्वल मान लेते हैं। अब ध्यान से देखें कि नॉर्मल का कौन सा कंपोनेंट एडअप होगा। याद रखना ये दो नॉर्मल्स नहीं है, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर, ये तो हर जगह से नॉर्मल लग रहे होंगे, ऐसे बहुत सारे नॉर्मल्स होंगे यहाँ पर। तो इन सबको भी देखते हैं क्या होगा। तो ये एक दो तो मैंने जस्ट 2 डायमेंशनल इसलिए रेफरेंस के लिए बना दिया है। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल के 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो नॉर्मल विच इज हॉरिजॉन्टल एंड नॉर्मल विच इज वर्टिकल। नॉर्मल हॉरिजॉन्टल, नॉर्मल विच इज इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां नॉर्मल के 2 कंपोनेंट्स बन रहे हैं अपने पास। अब ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे फिगर में, तो नॉर्मल जो हॉरिजॉन्टल है ये कैंसल आउट हो जाएंगे बिकॉज दोनों इक्वल है तो कैंसल आउट। और कौन से कंपोनेंट है वो एड अप होंगे नॉर्मल के, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स हो, ये याद रखना 1 2 नहीं है, ये बहुत सारे होंगे, तो उन सबका रिजल्टेंट एनवी माना है। सारी वर्टिकल फोर्सेस का रिजल्टेंट एनवी मान रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो इसको। फोर्सेस बैलेंस आउट करें वर्टिकल डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम में लिक्विड। तो F1 नीचे है प्लस W नीचे है और इसको बैलेंस कर रहा है F2 प्लस साइड वॉल से नॉर्मल फोर्स। हॉरिजॉन्टल तो कैंसिल आउट हो गया है, तो ये अपने को NV फाइंड करना है यहां से। अब वेट की बात करते हैं, तो वेट क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, वी रो जी। प्रॉब्लम है कि V नहीं पता। फ्रस्टम का वॉल्यूम का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो मुझे याद नहीं है, आपको याद है तो रख सकते हैं, अदरवाइज मैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालना सिखाता हूं। अब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालने का बहुत इजी सा कंसेप्ट ध्यान से देखना है। यहाँ पर फ्रस्टम कैसे बनता है, एक कोन को कट करके, तो कोन कंप्लीट कर दो और क्या। अब ध्यान से देखना, ये 2r है, ये r है, ये हाइट h और इसको अपन मान लेते हैं h डैश, और ये एंगल को थीटा मान लो। अब tan थीटा जो है ये थीटा है, तो बच्चों ये एंगल अगर थीटा अपन ने एज्यूम करा तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इस बड़े वाले ट्राइंगल में, इस लार्जर वाले ट्राइंगल में एक बार tan थीटा लिखेंगे और एक बार स्मॉलर ट्राइंगल पे tan थीटा लिखते हैं। तो लार्जर वाले ट्राइंगल में tan थीटा देखो बच्चों कितना होगा, इस बड़े वाले में अपोजिट साइड हो जाएगी h प्लस एच डैश अपॉन 2r, और स्मॉलर वाले ट्राइंगल में tan थीटा हो जाएगा अपोजिट साइड विच इज h डैश अपॉन रेडियस r। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो h डैश इक्वल्स टू h आ गया। अब मुझे चाहिए जो टॉप वाला पार्ट है इसका वॉल्यूम, तो क्या करेंगे, एक बड़े कोन में से छोटे कोन का वॉल्यूम माइनस कर देते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, बड़े वाले कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई, बड़े वाले कोन का रेडियस 2r है और हाइट जो है 1/2 पाई आर स्क्वायर h, हाइट है h प्लस एच डैश मतलब 2h, माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये छोटे वाले का रेडियस आर, हाइट h, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो देखें कितना आ रहा है, यहां से 2 to the 4 8, 8 माइनस 1, तो ये आ गया 7/3 पाई आर स्क्वायर h। दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम। ठीक है, वॉल्यूम आ गया तो वेट भी आप इजी लिख सकते हैं। तो यहां से देखें कितना आंसर आ रहा है एनवी का, ये हो जाएगा F1 माइनस F2 प्लस W। F1 F2 की वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दें, P नॉट इंटू 4 P नॉट पाई आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस F2 करेंगे तो P नॉट पाई आर स्क्वायर प्लस रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस W। W इधर रहेगा तो W हो जाएगा V रो जी एच विच इज 7/3 पाई आर स्क्वायर H रो जी।
तो सिंप्लीफाई करें, देखिए नॉर्मल फ्रॉम साइड वॉल्स कितना आ गया, 3p0 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 7/3 -1 विच इज 4/3 पाई आर स्क्वायर एच रो जी। तो ये हो गया जो साइड वॉल से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उसकी वैल्यू। ध्यान रखें ये एनवी जो है एक दो नहीं है, ये बहुत सारे साइड वॉल्स, एक सर्कुलर है तो बहुत सारे नॉर्मल होंगे, तो उनका वर्टिकल का नेट रिजल्टेंट ये माना है, हॉरिजॉन्टल तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस विल बी अ फाइनल आंसर फॉर फोर्स अप्लाइड बाय साइड वॉल्स ऑन अ कंटेनर। लिख रहे हैं बच्चों? ठीक है बच्चों, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन, फोर्स ऑन अ वॉल। अब कोई भी रैंडम वॉल है उस पर फोर्स कैसे निकालते हैं, तो इसको समझने के लिए बहुत रियल लाइफ कंसेप्ट पे चलते हैं, क्योंकि एक डैम है। डैम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सबने देखा होगा, डैम मतलब कि एक साइड में वॉल होती है और इस तरफ पूरा वाटर फील्ड होता है। तो इस टाइप के कंसेप्ट को स्टडी करने की कोशिश करते हैं जहां एक वॉल है और इस तरफ वाटर फील्ड डैम की। तो एक बार ट्राई करते हैं इसका बच्चों फिगर बनाने का। तो सपोज करो ये अपने डैम की वॉल है, स्लाइड थिकनेस ले लेते हैं ताकि क्लियर हो अंडरस्टैंडिंग में। इस तरह से, और सपोज करिए यहाँ पे पूरा टॉप तक वाटर फील्ड है इस गेट, तो ये डैम है अपना पूरा फील्ड है बढ़िया से। डैम के गेट की हाइट h एज्यूम कर लेते हैं। अभी के लिए मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, कहीं वो सॉल्विंग में ऐड कर देंगे अलग से। अभी के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो गेट जो है इसकी हाइट h है, ये अपना गेट है। गेट की जो थिकनेस है मान लीजिए, इन ब्रेथ जो है वो b मान ली, हाइट h, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो रो मान लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जो गेट है, मान लीजिए इसको अपन ने इस तरह से प्लेस कर दिया, ओबियसली गेट मूव कर सकता है, वो बात की चीज है। अब जो वाटर है इस तरफ गेट पे फोर्स लगाएगा, तो वही अपन फोर्स फाइंड करने जाते हैं, एक्चुअल में ये फोर्स होगी कितनी। तो ठीक है, अब पहली चीज जैसे फोर्स तो होती है प्रेशर इनटू एरिया, तो फोर्स प्रेशर इनटू एरिया क्या डायरेक्टली कर सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करें। देखिए अगर मैंने टॉप पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेग्लेक्ट करा है तो टॉप पे प्रेशर 0 होगा। अब जैसे जैसे नीचे आएंगे प्रेशर कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा और बॉटम पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। अब प्रेशर होता है, फोर्स होती है प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। तो कंटिन्यूसली नीचे आने पे प्रेशर जो है वेरी कर रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। तो प्रेशर वेरिएबल है तो फोर्स भी वेरिएबल होगी, तो एक इंटीग्रेशन लगाना ही पड़ेगा, कहीं चीजें वेरिएबल हो रही हैं यहाँ पर। तो एक काम करते हैं ना, यहां से y हाइट पे एक dy विड्थ का एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे अपन। ये y डेप्थ पे dy विड्थ की एक स्ट्रिप कंसीडर करी, ठीक है। y डेप्थ पे dy विड्थ की एक स्ट्रिप कंसीडर करी अपन ने, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो बताएं इस स्ट्रिप पे जो है वाटर इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो इस फोर्स को मैं स्मॉल अमाउंट में df लिख देता हूं, ठीक है। अब इस df फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखें। फोर्स होती है प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर कितना हो जाएगा y डेप्थ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो अपन ने नेग्लेक्ट करा है, रो जी वाई, और इस जो अपन ने स्ट्रिप मानी है इसका एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा, हाइट dy है, ब्रेड्थ b है, b इंटू dy। तो फोर्स है, इसको इंटीग्रेट करते हैं अपन, लिमिट्स देखते हैं कहां तक, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालें, रो जी बी को रो जी बी इंटू वाई डी वाई। अब इंटीग्रेशन लिमिट्स कहां से देखें, देखिए गेट यहां से स्टार्ट होकर पूरा गेट की हाइट तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो लिमिट्स हो जाएंगी y की 0 से नीचे तक h। तो फोर्स जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आती है रो वाई बी एच स्क्वायर बाय 2। अब ठीक है, नॉर्मल सा रिजल्ट है, ऐसा बहुत हाई फाई चीज नहीं है, लेकिन इस रिजल्ट को एक अच्छे से रिजल्ट बना कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, F इक्वल्स टू, यहां से देखिएगा, रो वाई रो जी होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा रो जी एच बाय 2, एच स्क्वायर में से एक एच बाय 2 यहां लिख दिया, इंटू बी इंटू एच। अब देखिए बच्चों कैसा रिजल्ट फील हो रहा है, ये रो जी एच बाय 2 कहां का प्रेशर होगा, रो जी एच बाय 2 गेट के मिड पॉइंट का प्रेशर होगा।
इंटू बी इंटू एच क्या है, बी इंटू एच इज योर एरिया ऑफ द वॉल। तो अगर तुम्हें कोई भी डैम की वॉल या कोई भी नॉर्मल वॉल है, कंटेनर की वॉल है, तो उसमें अगर तुम्हें फोर्स लिखनी है तो डायरेक्टली क्या करना, मिड पॉइंट का प्रेशर लिखना इनटू एरिया कर देंगे डायरेक्टली, इंटीग्रेशन पूरा करने की जरूरत नहीं है, सीधे मिड पॉइंट का प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, इसको चाहे तो याद रख सकते हैं, ये थोड़ा सा काम का रिजल्ट है, डायरेक्टली यूज होगा। इस फोर्स को लिखने का एवरेज मेथड भी एक आता है, कैसे, प्रेशर एवरेज इनटू एरिया। प्रेशर एवरेज मतलब टॉप का प्रेशर प्लस बॉटम का प्रेशर का एवरेज लो। तो टॉप का प्रेशर तो अपन ने 0 माना है, टॉप का प्रेशर 0, तो बॉटम का प्रेशर कितना हो जाएगा, रो जी एच बाय 2 इंटू एरिया विच इज बी एच। तो देख सकते हैं डायरेक्टली सेम रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो यहां पे फोर्स को याद रखने के दो तरीके, या तो सीधे मिड पॉइंट का प्रेशर निकालें, या फिर एवरेज प्रेशर कैसे निकालते हैं, टॉप का प्रेशर प्लस बॉटम का प्रेशर डिवाइड बाय 2 इंटू डायरेक्टली एरिया ऑफ द वॉल। तो डायरेक्टली यहां से आंसर है। मैं इस वाले मेथड को ज्यादा प्रीफर करूंगा सॉल्विंग में, ये ज्यादा इजी होता है। ठीक है, ये तो हो गया फोर्स। अब एक बार टॉर्क भी निकालते हैं। तो टॉर्क किसके अबाउट निकालें, पहले वो माइंड में आता है। तो एक काम करते हैं, बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है इसका ओ, इसके और टॉर्क निकालते हैं। देखिए, अब फोर्स वेरिएबल है तो ऑब्वियसली टॉर्क भी वेरिएबल होगा, डी टाउ नॉट अबाउट पॉइंट ओ। कितना हो जाएगा, देखो बच्चों, फोर्स है df और फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस y है, ये h, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा h माइनस y। तो टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इज df इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज h माइनस y, df इंटू h माइनस y। df की वैल्यू देखो बच्चों यहां से, ये रही रो जी बी वाई डी वाई, रो जी बी वाई इंटू डी वाई इंटू एच माइनस वाई, ये हो गया टॉप। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं बच्चों, रो जी बी, जो भी कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, वाई एच माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, इंटीग्रेशन लिमिट वही 0 से h। देखते हैं टॉप की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, रो जी बी इंटीग्रेशन कर दें डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा वाई एच क्यूब बाय 2 माइनस एच क्यूब बाय 3। तो ये आ गया तुम्हारा रो जी बी एच क्यूब बाय 6। टॉर्क अबाउट बॉटम मोस्ट पॉइंट विच इज ओ। अब रिजल्ट में क्या अच्छा है, ऐसा बहुत अच्छा रिजल्ट है, चलो ध्यान से देखोगे तो कैसे, देखो रो जी बी, रो जी एक एच क्यूब में से एच क्यूब बाय 6 से एक एच बाय 2 एक्सट्रैक्ट करो, ठीक है, इंटू बी इंटू एच, और अब कौन बचेगा, एच बाय 3। अब ध्यान से देखेंगे तो रिजल्ट में अच्छा क्या है, रो जी एच बाय 2 इंटू बी एच, रो जी एच बाय 2 इंटू बी एच, ये क्या हो गई, जो नेट फोर्स अपन ने फाइंड करी थी। तो ये फोर्स किस तरह से एक्ट कर रही है कि इसको बॉटम से एच बाय 3 पे लगाया गया है, ऐसी फोर्स नहीं लग रही है। टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो अगर तुम्हें कोई पूछता है, कोई भी कंटेनर है जो पूरा फिल्ड है, तो उसमें अगर तुम्हें बॉटम मोस्ट पॉइंट के बाद टॉर्क फाइंड करना है, तो डायरेक्टली कुछ मत करना, जो नेट फोर्स थी एवरेज निकाल के अपन ने एवरेज प्रेशर से फोर्स निकाली, उसको बॉटम से एच बाय 3 पे लगा देंगे, तो डायरेक्टली टॉर्क का आंसर आ जाता है। तो कंसेप्ट क्या हुआ, फोर्स निकालने के लिए एवरेज प्रेशर इनटू एरिया, एंड अगर टॉर्क निकालना इस वाले केस में जहां एक वॉल है और उसमें अपने को टॉर्क निकालना है, तो बॉटम से उस पूरी फोर्स को एच बाय 3 पे लगाए, डायरेक्टली टॉर्क का आंसर मिलता है बच्चों। लिख लें इसको पूरे को। तो जो पिछला कंसेप्ट सीखा उसी को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन क्या है, एक अपने पास ओपन टैंक है जिसमें अपन ने लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो फिल कर रखा है, बेस लेंथ L, हाइट h, breadth is given to be B. Then we have to neglect atmospheric pressure in this case also. So you have to define force at the base of this container and the wall of the tank. कोई भी एक वॉल पे फोर्स निकालना है, तो एक वॉल पे और बॉटम पे फोर्स निकालना है। तो बच्चों एक बार इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। ठीक है, अगर सॉल्व कर लिया हो तो बच्चों देखें किस तरह से करना है।
सबसे पहले तो अपन बेस पे फाइंड करें, जो बहुत इजी है। बेस पे फाइंड कर रहे हैं, साइड वॉल्स पे नहीं। साइड वॉल्स के लिए अपन पिछला वाला कंसेप्ट यूज करें जो अभी जस्ट पीछे पड़ा था। तो बेस पे तो बहुत इजी है फोर्स फाइंड करना। फोर्स हो जाएगी प्रेशर इनटू एरिया। बेस मतलब इस वाले पार्ट पे बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए यहां हर पॉइंट पे तो प्रेशर कांस्टेंट है। कितना हो जाएगा, टॉप का 0 माना है तो एच डेप्थ पे प्रेशर हो जाएगा रो जी एच इंटू एरिया ऑफ बेस। अब जो ये बेस होगा कंटेनर का, उसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एल बी। और ये आंसर हो गया। अगर साइड वॉल्स की बात करें तो साइड वॉल्स का कंसेप्ट क्या था, एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। अब एक वॉल पे फाइंड करनी, सब पे नहीं। तो टॉप का प्रेशर 0, बॉटम का रो जी एच, तो इसका एवरेज ले लेंगे 0 प्लस रो जी एच बाय 2 इंटू वॉल का एरिया। कोई भी एक साइड वॉल पकड़े तो साइड वॉल की हाइट h है, ब्रेड्थ b, तो ये हो जाएगा h इंटू बी विच इज हाफ रो जी बी एच स्क्वायर इंटू बी। दिस इज अ फोर्स ऑन साइड वॉल एंड ये हो गई फोर्स ऑन बेस। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, जहां पे एक तो पहला पार्ट तो इजी था और दूसरे में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया एवरेज प्रेशर इनटू एरिया का। लिख ले बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, इसी को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अपने पास ही मान लीजिए एक वॉल है ऑफ अ डैम, या रूम की वॉल मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, या इसको डैम की वॉल मान ली। अब डैम में क्या करा अपन ने, किसी भी कुछ जुगाड़ उगाड़ करके दो टाइप के लिक्विड फिल करे, दो इमिसिबल लिक्विड्स। तो जो टॉप वाला लिक्विड है उसकी हाइट h1 है, डेंसिटी ρ1। बॉटम वाला लिक्विड की हाइट h2 है, डेंसिटी ρ2 है। इस बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 को नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 गिवन है और ब्रेड्थ ऑफ द गेट इज B। देन तुम्हें फाइंड करना है फोर्स ऑन वॉल ऑफ अ डैम। तो बच्चों फाइंड करें फोर्स ऑन अ वॉल ऑफ अ डैम। तो इसको सॉल्व करें बच्चों सब। ठीक है बच्चों, अगर इसको सॉल्व कर लिया है तो अपन सॉल्व करते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। फोर्स का कंसेप्ट क्या है, किसी साइड वॉल पे एवरेज प्रेशर निकाले इनटू एरिया। अब ध्यान से देखें, एवरेज प्रेशर के लिए मैं दोनों लिक्विड की वजह से अलग अलग फोर्स फाइंड करूंगा। पहले तो H1 वाला जो हाइट का लिक्विड है, ρ1 डेंसिटी का, इसकी वजह से फोर्स फाइंड करते हैं। तो नेट फोर्स हो जाएगी F1 प्लस F2। अब देखें यहां पे प्रेशर कितना होगा, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। ठीक है, अब जो H1 वाला लिक्विड यहां पे एंड हो रहा है, यहां पे प्रेशर कितना हो जाएगा, टॉप का P0, H1 नीचे आना है, तो P0 प्लस ρ1 जी H1, P0 प्लस ρ1 जी H1 डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया एवरेज प्रेशर इनटू एरिया ऑफ दिस वॉल ऑफ द गेट। तो ये कितनी हो जाएगी, H1 इंटू ब्रेड्थ B, H1 इंटू B प्लस जो नीचे वाला लिक्विड जो फोर्स लगा रहा है वो भी फाइंड करना पड़ेगा अलग से। तो कंसेप्ट क्या आएगा, यहां का प्रेशर प्लस यहां का प्रेशर लिखो। यहां का प्रेशर देखो कितना होगा बच्चों, P0 तो यहां का है, तो यहां का हो जाता है P0 प्लस ρ1 जी H1 प्लस बॉटम मोस्ट पॉइंट का प्रेशर। अब यहां का प्रेशर लिखना बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट का। तो यहां पे देखो कितना होगा, P0 लोएस्ट पॉइंट का लिखना है, तो P0 यहां का प्रेशर है, यहां का हो गया ρ1 जी H1 एक्स्ट्रा, और यहां पे आके यहां पे आएंगे तभी यहां का प्रेशर मिलेगा। तो H2 नीचे आना है ρ2 जी H2, और इसका एवरेज ले लें इनटू एरिया ऑफ दिस वॉल। तो ये एरिया कितना हो जाएगा इसका, हाइट H2 है, ब्रेड B, H2 इंटू B। तो ये हो गया बच्चों अपना नेट फोर्स का आंसर। ओके, इसको अगेन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहां तक भी छोड़ देंगे, एग्जाम में जो वैल्यूज होंगे उस हिसाब से सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाएगा। तो कंसेप्ट क्या लगाया अपन ने, एवरेज प्रेशर बाय 2 इंटू एरिया, एवरेज प्रेशर बाय 2 इंटू एरिया। मेजर कंफ्यूजन होता है उससे स्टूडेंट को कहां होता है, इस वाले पार्ट में, कि सर ये बॉटम मोस्ट पॉइंट का प्रेशर कैसे लिखा आपने, और ये वाला प्रेशर तो इजी है इस पॉइंट का, तो यहां का कैसे लिखेंगे, P0 प्लस ρ1 जी H1। अब इस पॉइंट का लिखना है, सबसे लोएस्ट पॉइंट का ये, तो इस पॉइंट पे आने के लिए ठेठ पूरा ऊपर से आओ,
पी नॉट प्लस रो 1 GH1 प्लस रो 2 GH2, तो ये हो गया बॉटम मोस्ट पॉइंट का एरिया, एवरेज लेके इनटू एरिया ऑफ द वॉल से मल्टीप्लाई कर दिया। लिख ले बच्चों इसको। ठीक बच्चों, अब थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अभी तक अपन ने जितने भी केसेस पढ़े वहां पे अपना जो कंटेनर है वो स्टेशनरी होता था, लेकिन अगर मान लीजिए कंटेनर एक्सेलरेटेड है तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसी के लिए पढ़ते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन एक्सेलरेटेड कंटेनर्स। तो इसमें सबसे पहला केस अपन पढ़ते हैं बिल्कुल नॉर्मल सा, कौन सा? वर्टिकल एक्सेलरेशन। कोई भी कंटेनर है वो वर्टिकली एक्सेलरेटेड, तो ये बहुत इजीली अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। कैसे? ध्यान से देखना। सपोज करो ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड फिल्ड है पूरा, दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड दूसरा है पॉइंट बी। इन दोनों में जो हाइट डिफरेंस है वो h के इक्वल है, एंड एज्यूम करिए कंटेनर जो है ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। अब इसका कंसेप्ट डायरेक्टली अपन पढ़ चुके हैं, डेंसिटी रो मान लीजिए। अपने को कंसेप्ट क्या पता है? प्रेशर डिफरेंस होता था रो जी एच। ए से बी आते तो प्रेशर रो जी एच बढ़ता था, और जब अपन ने पास्कल लॉ में स्टडी करा था मैंने वहां पे बताया रो जी जो होता था वो जी इफेक्टिव होता है। तो डायरेक्टली लिख दीजिए, तो प्रेशर एट बी जो होगा वो होगा प्रेशर एट ए प्लस रो जी इफेक्टिव। कंटेनर अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? जी माइनस ए इंटू एच। तो सीधे सीधे अपन यहाँ डायरेक्टली जी इफेक्टिव का कंसेप्ट लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बहुत से माइंड में से अगर ये कंटेनर फ्री फॉल कर जाए, फ्री फॉल मतलब एक्सेलरेशन जी हो जाए, तो इफ एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, नेट इफेक्टिव ग्रेविटी जीरो। तो बिल्कुल सही बात है, अगर कोई भी कंटेनर फ्री फॉल करता है तो उसके हर पॉइंट पे ए हो बी हो सी हो, हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होता है। उसके इसमें प्रेशर अपन हर पॉइंट पे सेम बता देंगे, विच इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये तो हो गया वर्टिकल एक्सेलरेशन। अब मान लीजिए हॉरिजॉन्टल भी एक्सेलरेट कर रहा है। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। अब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन में कैसे होगा, ध्यान से देखें बच्चों। ये कंटेनर है, ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो। अब दो पॉइंट्स हैं हॉरिजॉन्टल लेवल पे, एज्यूम करता हूं मैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लीजिए h के इक्वल है। तो दोनों में प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है कितना होगा। ठीक है, तो अगेन याद करें प्रेशर डिफरेंस का कंसेप्ट जब पास्कल लॉ में डिराइव करा था तो वहां पे अपन ने हमेशा एक इमेजिनरी सिलेंडर मानते थे, तो सेम यही करते हैं यहाँ पे भी। आओ, तो अपन ने एक यहाँ इमेजिनरी सिलेंडर लिया। अगेन इमेजिनरी तो क्यों हो रहा बोल रहे हैं, बार बोल चुका हूँ, समझ आ चुका होगा। इमेजिनरी इसलिए बिकॉज यहाँ पे एक्चुअल में कोई सिलेंडर नहीं है, ये अपने इमेजिनेशन के लिए अपन ने सॉल्विंग पर्पस के लिए माना है। तो इस इमेजिनरी सिलेंडर का एफबीडी बना देते हैं साथ में। ये इमेजिनरी सिलेंडर खाली नहीं है, इसके अंदर पूरे में लिक्विड फिल्ड है। एरिया ए मान लेते हैं इसका, तो यहां से फोर्स हो जाएगी प्रेशर इंटू एरिया, यहां से फोर्स हो जाएगी प्रेशर इंटू एरिया, और इसके अंदर जो पूरा लिक्विड है वो ए एक्सेलरेशन से आगे एक्सेलरेट कर रहा है। अगर ये आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो देख के बता सकते हैं पी ए इंटू ए, ये फोर्स ज्यादा होगी। इसका मतलब कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा? ए वाला प्रेशर। तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अगर कंटेनर राइट में एक्सेलरेट कर रहा है तो इसमें जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट होगा, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा? ए होगा इस केस में, तो वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है। मतलब कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर सबसे मैक्सिमम होता है। मतलब एक्सेलरेशन राइट में तो लेफ्ट में जाने में प्रेशर इंक्रीज होता है। वो इस तरीके से पता चल भी गया अपने को, बिकॉज ये एक्सेलरेट कर रहा है ए में, डायरेक्शन राइट में, तो ये फोर्स ज्यादा तो प्रेशर ए ज्यादा। तो एफ इक्वल्स टू में लगाते हैं यहां पर। तो देखो ये फोर्स ज्यादा है तो पी ए इंटू ए माइनस पी बी इंटू ए इज इक्वल्स टू मास ऑफ दिस कंटेनर। लेंथ h है, एरिया ए, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए एच रो इंटू जी, ये हो गया मास इंटू ए, एफ इक्वल्स टू एम ए। ए से ए कैंसिल आउट कर दें तो देख सकते हैं यहां से प्रेशर डिफरेंस पी ए माइनस पी बी कितना आ गया? रो ए एच। अब देख के रियलाइज होगा ये तो बहुत इजी सा फॉर्मूला आ रहा है। इजी सा क्यों? देखिए वर्टिकल में जब h हाइट नीचे आते थे
नॉन एक्सीलरेटेड में तो प्रेशर कितना बढ़ता था, रो जी एच, नॉन एक्सीलरेटेड में रो जी एच। लेकिन अगर इसी कंटेनर को तुमने हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेट करा दिया तो पीछे आने प्रेशर कितना बढ़ गया, रो ए एच, बस जी की जगह ए आ जाता है, रो ए एच। क्लियर बच्चों? तो ये हुआ वर्टिकल एक्सेलरेशन, ये हुआ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। तो नीचे आने पे रो जी एच प्रेशर बढ़ता है, इस वाले केस में लेफ्ट आने पे रो ए एच प्रेशर बढ़ेगा, जी की जगह ए से रिप्लेस कर दिया उसको अपन ने। तो बच्चों इसी को करते हुए एक बेसिक सा एग्जांपल करके देखते हैं। मान लीजिए एक क्लोज्ड कंटेनर है, इस पूरे क्लोज कंटेनर को अपन ने वाटर से फिल कर दिया है, या कोई भी लिक्विड एज्यूम कर लीजिए, लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, लेंथ एल, हाइट एच, और ये मान लीजिए ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, और ग्रेविटी तो होती है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, सिर्फ ग्रेविटी तो होती है हमेशा, और ए डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है राइट में। मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं यहां पर, 4 कॉर्नर्स पे ए बी, एक कंटेनर के इनसाइड है, चारों कॉर्नर्स पे ए बी सी डी पॉइंट फाइंड लिख दिया मैंने। तो क्या करना है बच्चों, अपने को ए बी सी डी पॉइंट पे प्रेशर लिखने हैं। तो एक बार खुद से ट्राई करें। ठीक है, सबसे पहले ए पॉइंट को देखें। ए पॉइंट क्या पॉइंट है, जहां पे जो है सबसे कॉर्नर मोस्ट पॉइंट पे है। अब ध्यान से देखेंगे, अगर ए वाले को देखिए, प्रेशर जो है नीचे आने में बढ़ता है, और अगर ये राइट में जा रहा है तो लेफ्ट में आने में प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर ए पॉइंट पे देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है, ये पूरा क्लोज कंटेनर है, तो एटमॉस्फेयर तो है नहीं यहाँ, तो एटमॉस्फेयर नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर प्रेशर। तो अगर यहाँ का प्रेशर को 0 मान लिया अपन ने, बिकॉज यहाँ ना ऊपर से एयर है जो फोर्स लगाई, बिकॉज ये क्लोज कंटेनर है, और यहाँ पे जो है प्रेशर लेफ्ट में आने बढ़ेगा, मतलब बी पे प्रेशर बढ़े, तो यहाँ कुछ भी नहीं होने की वजह से ए का प्रेशर अपन ने 0 बोला। बी पे चलते हैं हम। अब बी पे जाने के लिए ए से स्टार्ट करते हैं। देखो ए से कितना पीछे आना है अपने को, एल, और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है ए, तो हॉरिजॉन्टल वाला कंसेप्ट लगाते हैं ना। तो ए का प्रेशर था 0, तो यहां का प्रेशर हो जाएगा रो एल इंटू ए। ठीक है, ये हो गया बी का प्रेशर। अब बी तो हो गया, अब सी पे लिखना है। तो बी से सी आने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे आओ, तो कितना हो जाएगा प्रेशर, बी का प्रेशर प्लस रो जी एच, नीचे आ रहे हैं तो रो जी एच बढ़ता है, तो बी का प्रेशर तो रो एल ए था, रो एल ए प्रेशर, प्लस नीचे आ रहे हो तो रो जी एच प्रेशर बढ़ेगा। लास्ट एंड डी पॉइंट। अब डी पे आने के 2 तरीके, सी पे तो आ चुके हो, सी से अब आगे चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, रो एल ए प्लस रो जी एच, ये तो सी पॉइंट का प्रेशर ही है। अब आगे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन आगे, तो कितना बढ़ेगा, कम होगा, लेंथ एल ए एक्सेलरेशन ए, तो रो एल ए, तो रो एल ए कैंसिल आउट, तो आ गया रो जी एच। या फिर दूसरा तरीका क्या होगा, डी पे प्रेशर लिखने का डायरेक्ट, ए का पता है तो डी का लिख देते हैं डायरेक्टली, ए का 0 है, एच नीचे आना है, तो डायरेक्टली प्रेशर कितना हो जाएगा, 0 प्लस रो जी एच, तो डायरेक्टली वही सेम आंसर आ जाता है। तो बच्चों बहुत इजी कंसेप्ट है, नीचे आ रहा है तो रो जी एच प्रेशर बढ़ा दो, एक्सेलरेशन अगर राइट में है तो लेफ्ट में आने पे रो ए एल प्रेशर बढ़ा दें, और हर पॉइंट का प्रेशर अपन लिख सकते हैं। तो एक बार इसको लिख लें बच्चों। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा प्रेशर इन एक्सेलरेटेड कंटेनर्स रिलेटेड ही। तो अपने पास एक क्यूबॉइड है ऑफ साइड लेंथ एल, लिक्विड इसमें पूरे में फिल्ड है, क्लोज्ड क्यूबॉइड है, ऑफ डेंसिटी रो, डेंसिटी रो का इसमें लिक्विड फिल कर रखा है अपन ने, और एल लेंथ का क्यूबिकल कंटेनर है। अब इस कंटेनर का एक्सेलरेशन गिवन है अल्फा आई कैप माइनस बीटा जे प्लस गामा के कैप, एंड इसको अपन एज्यूम कर रहे हैं कि ग्रेविटी फ्री स्पेस में रखा है। ग्रेविटी फ्री स्पेस मतलब जी की वैल्यू, जी को कंसीडर नहीं करना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो तुम्हें फाइंड करना है इस कंटेनर में सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पर होगा। अगेन ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो सबसे पहले अपन मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही फाइंड कर लेंगे इस केस कि कहां पे मैक्सिमम, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच पे कहां मैक्सिमम और कहां मिनिमम को प्रेशर फाइंड करना है। तो एक बार बच्चों खुद से सॉल्व करें, एक बार ट्राई करें, फिर मैं बताऊंगा इसको। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखें, कंसेप्ट क्या था
कि जिस डायरेक्शन में अगर कंटेनर राइट में एक्सेलरेट करता है तो प्रेशर लेफ्ट में बढ़ता है। ठीक है, अब देखें कि पहले तो तीनों डायरेक्शन के एक्सेलरेशन प्लॉट करते हैं इमेजिनेशन के लिए। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है अल्फा, वाई डायरेक्शन में है माइनस वाई बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, बीटा, और बाहर की तरफ आएंगे तो जेड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है गामा के इक्वल। ठीक है, अब पहले एक्स वालों को देखते हैं, बाकी सबको भूल जाओ। ये कंटेनर राइट में जा रहा है तो जो प्रेशर है लेफ्ट में सबसे ज्यादा होगा। तो लेफ्ट पे कौन सी वॉल है? तो मैक्सिमम प्रेशर के लिए 4 पॉइंट्स एलिजिबल हुए। कौन से? जो देखो कंटेनर वापस सुना है, एक्स में जा रहा है तो प्रेशर जो मैक्सिमम होगा वो इस वाले पीछे वाले जो फेस है ए डी एच ई पे होगा। तो मैक्सिमम प्रेशर के लिए 4 पॉइंट एलिजिबल हुए, ए डी ई एच। ये किसके थ्रू हुआ? सिर्फ एक्स वाले की वजह से अपन ने कंसीडर करा। अब वाई वाले को भी देख लेते हैं ना। तो वाई में ही पूरा कंटेनर नीचे जा रहा है, तो अगर ये कंटेनर पूरा नीचे जा रहा है तो प्रेशर जो टॉप वॉल पे सबसे ज्यादा होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो टॉप वॉल पे 4 पॉइंट्स आते हैं, ई एफ जी एच। अब ई एफ जी एच और एक्स वाले में कॉमन पॉइंट जो है उन पे डिस्क करो। तो ये बोलता है ई एफ जी एच और एक्स वाले ने बोला था ए डी एच ई में। तो कॉमन पॉइंट कौन सा है? ई और एच। ये किसके बाद आए? एक्स और वाई कंसीडर करने के बाद। अब आते हैं जेड पे। तो जेड में कंटेनर बाहर आ रहा है, जेड में कंटेनर बाहर आ रहा है तो जो पीछे वाले वॉल है कौन सी? सी डी एच जी, इस पे मैक्सिमम प्रेशर होगा। और सी डी एच जी में देखें कौन सा पॉइंट पहले अपन कंसीडर कर उसमें? सी डी एच जी। तो कौन सा पॉइंट आया? एच। आफ्टर कंसिडरिंग एक्स वाई जेड ऑल पॉइंट्स। तो इतना समझ सकते हैं कि एच पे जो प्रेशर है वो मैक्सिमम होगा। कितना होगा वो भी लिख लेते हैं। पहले मिनिमम को भी अपन एनालिसिस कर लेते हैं ताकि वहां का प्रेशर 0 बोल सकते हैं, बिकॉज ग्रेविटी फ्री स्पेस मान रहे हैं। तो कौन सा पॉइंट होगा वो? देखिए इसके जस्ट अपोजिट वाला पॉइंट होना चाहिए, लॉजिक तो ये बोलता है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। एक्स में एक्सेलरेशन है राइट में, तो जो फ्रंट वाला फेस है बी सी जी एफ, इस पे प्रेशर मिनिमम होगा। ठीक, कंटेनर नीचे जा रहा है तो इन दो फेस पे मिनिमम होना चाहिए विच इज सी एंड बी। और ये बाहर भी आ रहा है तो सबसे बाहर वाले पॉइंट पे बी पे मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम प्रेशर इज एट एच एंड मिनिमम इज एट बी। तो बी पे प्रेशर जो होगा वो 0 होगा बिकॉज ग्रेविटी फ्री स्पेस है। अब एच पे लिखते हैं, ध्यान से देखना एच पे कैसे लिखेंगे बच्चों। तो एच पे चलने के लिए एक पाथ बना रहा हूं, ध्यान से देखना कैसे। बी से पहले तो इस तरह से जाओ, फिर इस तरह से जाएंगे, इस तरह से, और प्रेशर लिखेंगे। अब ध्यान से देखें कैसे होगा। देखिए बी का 0 है, अब ये अपन चल रहे हैं जेड में, कितना डिस्टेंस एल, और जेड में एक्सेलरेशन है गामा। तो प्रेशर हो जाएगा 0 प्लस रो एक्सेलरेशन है गामा इंटू डिस्टेंस एल, प्लस ऊपर जाना है एक्सेलरेशन के अपोजिट, बिकॉज ये प्लस वाई में एक्सेलरेशन माइनस वाई में। तो प्रेशर बढ़ेगा कितना? रो एक्सेलरेशन इज बीटा इंटू डिस्टेंस इज एल, प्लस अब जी से एच आना है, मतलब माइनस एक्स में और एक्सेलरेशन एक्स में। तो पीछे आने प्रेशर बढ़ाएंगे कितना? रो अल्फा इंटू एल। तो ये हो गया अपना मैक्सिमम प्रेशर विच इज एट पॉइंट एच एंड मिनिमम विच इज एट पॉइंट बी। तो इस तरह से अपन किसी पॉइंट का प्रेशर लिख सकते हैं अगर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड कंटेनर है तो। लिख लो बच्चों इसको ध्यान से। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने पास ये एल शेप की एक ट्यूब अपन ने कंसिडर करी है जिसमें एच हाइट तक लिक्विड फिल्ड है और एल लेंथ इसका बॉटम वाले पार्ट की लेंथ है, और इसमें 2 पॉइंट मार्क्स है, एक ए दूसरा बी, और ये वाला एंड क्लोज्ड है, ये एंड ओपन है, और ये पूरे एल शेप की ट्यूब ए एक्सेलरेशन से राइट में एक्सेलरेट कर रही है। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड एक्सेलरेशन ए सच दैट प्रेशर एट ए बिकम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब ए का जो प्रेशर वो एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाए। तो इस तरह से अपने को एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, एक बार ट्राई करें इसको सब। ठीक है, देखो कैसे करेंगे बच्चों। ए पॉइंट का प्रेशर पी नॉट होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, बी से स्टार्ट करते हैं, फिर ए पे मूव करते हैं और प्रेशर पी नॉट करते हैं।
तो पीबी से स्टार्ट करूंगा मैं। पीबी का प्रेशर तो पी नॉट होगा बिकॉज वो एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड है, तो बी का प्रेशर पी नॉट। अब बी से नीचे आते हैं और ए का प्रेशर लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए बी से नीचे आना है एच और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी होती है जी, तो ये हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच। डेंसिटी को रो एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां का प्रेशर हो गया रो जी एच। अब मुझे एक्सलेशन की डायरेक्शन में जाना है, ए की डायरेक्शन, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होगा, कितना, माइनस रो ए एल, और ये होना चाहिए एटमॉस्फेरिक के इक्वल। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट, तो यहां से जी एच आ जाता है ए एल, तो एक्सलेशन की वैल्यू आ जाती है जी एच अपॉन एल। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन सच दैट प्रेशर एट ए इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बच्चों वही एक सेम कंसेप्ट है, नीचे आए रो जी एच, एक्सलेशन डायरेक्शन में गए तो प्रेशर कम, एक्सलेशन के अपोजिट में जाओगे तो प्रेशर बढ़ता है। लिख लो इसको। ठीक है बच्चों, अब अपन ने जो एक्सलेटेड कंटेनर पढ़े इसमें एक और केस बनता है, उसको देख लेते हैं, सी केस। अपन ने दो केस पढ़े, फर्स्ट वाज वर्टिकल एक्सेलरेशन, दूसरा वाज हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। थर्ड आता है वही सेम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेटेड कंटेनर। ये हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है बट इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का कंसेप्ट आ रहा है, ध्यान से देखिए क्या होगा। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो शायद सबने ही ऑब्जर्व करा होगा, लेकिन अभी तक मैंने इसको डिस्कस नहीं करा था बिकॉज थोड़ा सा चीजें टिपिकल हो जाती हैं। अब देखिए अपने पास एक मान लीजिए एक कंटेनर है, इसको ए एक्सलेशन से एक्सलेट करा रहे हैं। खुद ही इमेजिन करिएगा, एक अपने पास घर में एक नॉर्मल से कंटेनर में वाटर फिल करिए, उसको ए एक्सलेशन से आगे ले जाइए, तो खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो वाटर लेवल है जो इनिशियली अगर हॉरिजॉन्टल था वो हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा अब। तो ये जो लेवल है हॉरिजॉन्टल ना रहते हुए इस बार इंक्लाइंड होता है। तो वो देखते हैं किस तरह से होता है। ऑब्वियसली पीछे प्रेशर ज्यादा है, खुद ही इमेजिन कर सकते हैं, कंटेनर रहेंगे उसको बहुत तेजी से आगे ले जाएंगे तो मैक्सिमम जो लिक्विड है वो पीछे जाने की कोशिश करेगा। तो जो सरफेस है इसकी इंक्लाइन सरफेस कुछ इस तरह से हो जाती है, तो जो वाटर है कुछ इस तरह से इंक्लाइन हो जाता है यहां पर। ठीक है, तो मुझे जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये फाइंड करना है। ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पर, ये थीटा एंगल, ये कितना होगा वो फाइंड करना चाह रहे हैं। अब कंसेप्ट क्या लगाएंगे यहाँ पर, एक कंसेप्ट है जो कि थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर का, उसको अपन बहुत इजीली बोरो कर सकते हैं। क्या चीज, उसको ध्यान से इमेजिन करना। इमेजिन करें कि ये कंटेनर में लिक्विड फील्ड है, इस पूरी सरफेस पे लिक्विड फील्ड है। अब इमेजिन करें कि जो नेट फोर्स है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वाटर इस तरह से है, एक पिस्टन लीजिए, एक पिस्टन लिया मैंने, पिस्टन से वाटर फोर्स लगाना स्टार्ट करा, तो पिस्टन से ये वाटर की सरफेस है, इस पे कैसे फोर्स लगाएंगे। क्या मैं पिस्टन लेके इस तरह से वाटर फोर्स लगा सकता हूँ, बिल्कुल इस तरह से। अगर पिस्टन पे ये वाटर की सरफेस है, पिस्टन लेके आऊंगा तो फोर्स लगा सकते हैं। लेकिन अगर पिस्टन को इस तरह से मूव कराए वाटर पे, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं, तो क्या कोई इफेक्ट होगा, नहीं। क्या पानी पे ऐसा हाथ फेरने वाली बात होगी ना। तो दो एक ही कंसेप्ट, जो फोर्स है तुम हमेशा वाटर की सरफेस से परपेंडिकुलर ही लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल टू या पैरेलल टू द सरफेस ऑफ वाटर नहीं लगा सकते हैं। वाटर में फोर्स जो है पैरेलल नहीं लग सकती है। तो ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखें बच्चों, तो कंसेप्ट क्या आया, फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। मैं लिख देता हूं, इसको नेक्स्ट चैप्टर में बहुत इजीली समझेंगे, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखें क्या है कंसेप्ट। Force is always perpendicular to surface of liquid. Force is always perpendicular to surface of liquid. इसका एक जस्ट एग्जांपल जो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं वो ध्यान से देखें, इनडायरेक्टली तुम पढ़ चुके हो। देखिए अगर एक नॉर्मल कंटेनर ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, इन स्टेशनरी सरफेस है अपनी, उस पर रखा हुआ है, नॉन एक्सलेटेड। अब बताइए यहाँ पे जो ग्रेविटी है जी वो किस तरह होता है, डाउनवर्ड। तो देख सकते हैं नेट एक्सलेशन की ये सरफेस परपेंडिकुलर होती है, तो उसी तरह से जो नेट एक्सलेशन होगा यहाँ पर उससे सरफेस परपेंडिकुलर बननी चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू कंटेनर, अपन यहाँ एफबीडी बनाते हैं। तो एक काम करते हैं, कंटेनर के अंदर चलो, कंटेनर के अंदर गए अपन और कंटेनर के रेस्पेक्ट में इस सरफेस का एफबीडी बनाओ। एफबीडी मतलब फोर्सेस बना दो, एक छोटा सा पार्टिकल कंसीडर करो डीएम मास का, इस पे फोर्सेस बनाए।
एक तो इस पार्टिकल का वेट लगेगा dm g, ये एंगल थीटा अपने को फाइंड करना है। ठीक है, अब ये कंटेनर राइट में जा रहा है तो एक सूडो फोर्स लगाएंगे विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर, कौन सी, dm इंटू ए। अब कंसेप्ट क्या था, नेट फोर्स शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो जो नेट फोर्स है एफ नेट, वो इसकी सरफेस से तो परपेंडिकुलर होना चाहिए वाटर की सरफेस से, तो ये एंगल जो है 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों देखो ये थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, और ये एंगल भी 90 होना चाहिए। कौन सा, ये वाला जो एंगल है, ये भी अगर 90 है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी एंगल हो जाएगा थीटा। इस ट्रायंगल में tan थीटा लिखिए, देखें कितना होगा। इस ट्रायंगल में tan थीटा देखो, अपोजिट साइड हो जाएगी dm इंटू ए अपॉन dmg। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, देखो कितनी आ गई, a बाय जी। तो डायरेक्टली अपने पास tan थीटा की वैल्यू आती है a बाय जी। तो ये जो थीटा है, एंगल मेड बाय वाटर सरफेस विथ हॉरिजॉन्टल होता है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स a बाय जी। तो ये बहुत इजी सा रिजल्ट है, इसको डायरेक्टली याद रखना है सबको। ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे ये सरफेस इंक्लाइन तो हो गई है, ध्यान रखना है कि इसमें क्वेश्चन जनरली क्या बनते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करें सच दैट वाटर स्पिल आउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो बात की चीजें हैं। पहले अपन इसमें थोड़ा सा और कंसेप्ट को देखने की कोशिश करते हैं। इसी कंसेप्ट को अगर मैं थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करूं, एक ट्यूब में चलते हैं, एक यूट्यूब पे। अपने से एक यूट्यूब है। अब इसमें क्या हुआ, इसको अपन ने ए एक्सेलरेशन से आगे एक्सेलरेट कराया, तो ऑब्वियसली अगर ए एक्सेलरेशन से आगे कराया तो लिक्विड लेफ्ट वाली आर्म में ज्यादा राइज करेगा इसी कंसेप्ट से। तो मान लीजिए इसमें यहां तक राइज कर गया और इसमें थोड़ा सा डिप कर गया, तो जो लिक्विड है वो अपना कुछ इस तरह से फिल्ड है इसमें। अब देख सकते हैं ये जो एंगल होगा वो भी एक तरफ से इनडायरेक्टली इंक्लाइन वाला एंगल है, तो ये tan थीटा भी यहां से तुम लिख सकते हो a बाय जी। अगर ये हाइट पता है h और बेस l है, तो tan थीटा इस ट्राइंगल से h बाय l है। तो कोई पूछता है कि हाइट डिफरेंस इन दिस यूट्यूब बताना है, तो डायरेक्टली h का आंसर कर सकते हैं यहां से। क्लियर है क्या? तो जो भी अगर एक्सीलरेटेड कंटेनर है तो उसमें एंगल जो होगा इंक्लाइंड का वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं a बाय जी से। और याद रखना, अगर ये कंटेनर a डायरेक्शन a एक्सीलरेशन से राइट में एक्सीलरेट कर रहा है तो लिक्विड पीछे राइज करता है, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए बच्चों उसको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो मैंने बोला था कि एक्सीलरेटेड कंटेनर्स में क्या कहानी है, तो सपोज करिए अपने पास एक कंटेनर है ऑफ हाइट 3 मीटर, बेस ऑफ लेंथ 5 मीटर, एंड इसमें 2 मीटर हाइट तक अपन ने वाटर फिल कर दिया है। कंटेनर ए एक्सीलरेशन से राइट में एक्सीलरेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये सरफेस हॉरिजॉन्टल ना रहेगी, एक इंक्लाइन सरफेस की तरफ फॉर्म हो जाएगी। तो तुम्हें वही फाइंड करना है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ए सच दैट वाटर डजंट स्पिल आउट, मतलब कि पानी बाहर नहीं निकले, उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन फाइंड करनी है। ट्राई करें बच्चों। ठीक है, अगर ट्राई हो गया तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखें, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको, मैक्सिमम 1 और 2 मिनट्स लगने चाहिए। देखिए, अब जो वाटर है उसकी सरफेस कैसी होगी। अपन चाहते हैं कि अगर ये राइट में एक्सीलरेट कर रहा है तो वाटर जो है लेफ्ट में सबसे ज्यादा राइज करेगा। तो मुझे पता है कि वाटर को मैक्सिमम 1 मीटर एक्स्ट्रा अलाउ कर सकता हूं मैं राइज करने के लिए। तो अगर यहां से 1 मीटर तक वाटर राइज कर गया है तो सरफेस ऑब्वियसली ये नहीं रहेगी, थोड़ी सरफेस चेंज रहेगी। तो जो वाटर है कुछ इस तरह से फिल्ड होगा अपना, देख सकते हैं। तो बताओ, वाटर जो था पहले कहां तक फिल्ड था, यहां तक। तो देखो कितना राइज करा यहां से 1 मीटर, तो ये अगर 1 मीटर राइज करा है तो ये 1 मीटर डिप करेगा, तो 2 माइनस 1 मतलब ये कितना बचा है, 1 हो जाएगा। तो ये एंगल देख लेते हैं कितना होगा बच्चों, यहां से बता सकते हैं डायरेक्टली tan थीटा कितना होगा उस ट्राइंगल से। tan थीटा हो जाएगा बच्चों, यहां से देख सकते हैं ये हाइट 1 मीटर है
तो ये अपोजिट साइड कितनी जाएगी 3 - 1 मतलब ये हाइट 2 हो जाएगी और बेस तो 5 गिवन ही है और tan थीटा अपन लास्ट रिजल्ट से याद है a/g। तो एक्सलेशन कितना आ गया यहाँ से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सलेशन a है विच इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सच दैट वाटर डज नॉट स्पिल आउट। तो कहानी में क्या था, जो कंटेनर था पहले 2 मीटर तक फिल था तो मैक्सिमम 1 मीटर और अलाउड है इसको राइज करना। तो 1 मीटर अगर राइज करा तो 1 मीटर फॉल करेगा। तो डायरेक्टली अपने tan थीटा लिख दिया अपोजिट साइड विच इज 2 बाय बेस 5 और इसको डायरेक्टली लास्ट रिजल्ट a/g के इक्वल करके मैक्सिमम वैल्यू एक्सलेशन 4 आती है यहाँ से। लिख लें इसको। ओके बच्चों, अब वही इंक्लाइंड सरफेस पे एक और क्वेश्चन है अपना। सपोज करो एक कंटेनर है उसमें अपन ने लिक्विड फिल कर रखा है और इंक्लाइन पे प्लेस कर दिया स्मूथ इंक्लाइन पे। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइन इज गिवन टू बी अल्फा। तो अपने को फाइंड करना है फाइंड एंगल थीटा ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड विथ हॉरिजॉन्टल। तो अपने को फाइंड करना है जो एंगल थीटा ये जो फ्री सरफेस है ना वो हॉरिजॉन्टल से बनाएगी उसका एंगल कितना होगा विथ हॉरिजॉन्टल। तो ट्राई करें बच्चों एंगल थीटा की वैल्यू निकालें और इंपॉर्टेंट याद रखना है सरफेस स्मूथ है। सॉल्व करें। ठीक है, अगर सॉल्व हो गया हो तो अपन सॉल्व करें इस क्वेश्चन को आगे। देखिए अगर स्मूथ सरफेस है तो एक्सलेशन मुझे पता है डायरेक्टली डाउन द इंक्लाइन g sin अल्फा लिख सकता हूं मैं। अब जो इसकी थ्योरी पढ़ी थी अपन ने क्या कंसेप्ट पढ़ा था कि जो सरफेस है उससे नेट फोर्स परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इसको अभी के लिए याद रख लें, नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन करा जाएगा। तो नेट फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू द फ्री सरफेस। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं, ये लिक्विड की सरफेस है और मान लीजिए ये एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल बना रही है। ठीक है, अब देखिए कोई भी एक पार्टिकल इस पे कंसीडर करते हैं तो इस पे दो चीजें अप्लाई होंगी। एक तो इसका वेट dmg और दूसरी फोर्स कौन सी होगी इस पे, दूसरी फोर्स होगी जो सूडो फोर्स होगी इस g sin अल्फा की वजह से। तो इस पे सूडो फोर्स अप्लाई करते हैं बिकॉज विथ रेस्पेक्ट टू कंटेनर ऑब्जर्वेशन है अपना। जब इसका डेरिवेशन का था तब भी विथ रेस्पेक्ट टू कंटेनर करा था। तो विथ रेस्पेक्ट टू कंटेनर करेंगे तो मान लीजिए कि जो कंटेनर की जो सरफेस है ये वाली इंक्लाइन सरफेस वो कुछ ऐसी है, ये जो है एंगल अल्फा है। तो जो सूडो फोर्स है वो अब द इंक्लाइन लगेगी कितनी dmg sin अल्फा बिकॉज एक्सलेशन g sin अल्फा है। ठीक है, अब मुझे पता है कि जो नेट फोर्स है वो कैसी होनी चाहिए, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो नेट फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो जो भी फोर्सेस पैरेलल टू द इंक्लाइन होंगी उनको कैंसिल आउट होना पड़ेगा। तो जो भी फोर्सेस पैरेलल टू द वाटर सरफेस होगी वो कैंसिल आउट होंगी और जो भी फोर्सेस परपेंडिकुलर होंगी वही सरवाइव करेंगी वाटर सरफेस के। तो ठीक है, कंपोनेंट्स लेना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए इसमें एंगल्स वगैरह कैसे मार्क्ड होंगे। ये अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा और ये एंगल थीटा है। ध्यान से देख सकते हैं कौन सा एंगल, ये वाला एंगल थीटा है अपना। तो अगर ये एंगल थीटा है तो बच्चों ध्यान से देखना ये एंगल भी अपना थीटा हो जाएगा और ये एंगल तो अल्फा है ही। ठीक है, अब देखें मुझे कौन सा कंपोनेंट लेना है, अलोंग द फ्री सरफेस लेना है। तो ध्यान से देखना कौन सा एंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले की। ये जो ब्लैक लाइन और ब्लू लाइन है इसमें जो एंगल बन रहा है ये कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा है, ये वाला अल्फा है, ये थीटा ये अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, तो अपने को कंपोनेंट लेना अलोंग द फ्री सरफेस। तो ये एंगल थीटा था बच्चों, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। कौन सा एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखें, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल हो जाना चाहिए अपना 90 माइनस थीटा। अब मुझे पता है कि जो नेट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, यानी कि अपनी जो ब्लैक वाली वाटर की फ्री सरफेस है, ये वाटर फ्री सरफेस और ये है इंक्लाइंड सरफेस। ठीक है,
तो ठीक है, अब कंपोनेंट लेते हैं। अलोंग द इंक्लाइन या सॉरी अलोंग द इंक्लाइन नहीं, अलोंग द वाटर फ्री सरफेस कैंसिल आउट होंगे। तो देखो डीएमजी का जो एंगल वाटर की सरफेस से बन रहा हो कितना है 90 माइनस थीटा, तो इसका कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन कितना होगा डीएमजी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है, और वाटर की सरफेस से जो अपनी सूडो फोर्स है डीएमजी साइन अल्फा का एंगल देखो कितना बन रहा है, ये रेड वाला एंगल दिख रहा है सबको, ये वाटर सरफेस है ब्लैक वाली, इससे जो रेड वाला एंगल है वो कितना है अल्फा माइनस थीटा। तो डीएमजी का कंपोनेंट कौन सा होगा, और दोनों को कैंसिल आउट करना है तभी फोर्स परपेंडिकुलर बचेगी। तो ये हो जाएगा डीएम जी साइन अल्फा इंटू ये एंगल है कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा। डीएमजी कैंसिल आउट, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा बच्चों साइन थीटा, इधर से हो जाएगा साइन अल्फा, और ब्रैकेट ओपन करेंगे कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा का, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा। ठीक है, अब एक काम करो बच्चों, यहां पे ब्रैकेट को ओपन करो, साइन अल्फा कॉस अल्फा, या एक काम करते हैं इस पूरी इक्वेशन को साइन थीटा से डिवाइड कर दो और साइन थीटा को अंदर ले जाओ, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉट थीटा, और इधर साइन थीटा कैंसिल आउट, तो ये साइन अल्फा हो गया अपना। ठीक है, इधर साइन अल्फा है इधर कॉस अल्फा है, इधर कॉट थीटा ये साइन अल्फा। तो एक काम करें अंदर ब्रैकेट भेजे ब्रैकेट को, तो देखिए ये साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, और 1 साइन स्क्वायर अल्फा को इधर लाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा विच इज कॉस अल्फा कॉट थीटा। एक कॉस से कॉस कैंसिल आउट करा तो कॉस अल्फा यहां से आ गया कॉट थीटा के इक्वल, और एक साइन अल्फा अपन ने यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करा है तो साइन को नीचे लाएंगे तो ये बन गया कॉट अल्फा इक्वल्स टू कॉट थीटा, तो यहां से डायरेक्टली रिजल्ट आ गया अल्फा इक्वल्स टू थीटा। तो मतलब कि जो एंगल अल्फा है, जो इंक्लाइन का एंगल है और जो फ्री सरफेस का एंगल थीटा बन रहा था, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों, कहीं के लिए जो फोर्सेस हैं वो कैंसिल आउट करनी थी अलोंग द वाटर्स फ्री सरफेस, और परपेंडिकुलर पे जो भी फोर्स होंगे वो सर्वाइव करेंगे, ताकि नेट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फ्री सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, जिनको एक बार नहीं समझा हो, कहीं थोड़ा सा एंगल में कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों, इसमें वापस ध्यान से देख ले एंगल्स को कैसे बताया था मैंने। देखिए ये एंगल जो है फ्री सरफेस का हॉरिजॉन्टल से थीटा ही जो फाइंड करना था अपने को, और ये एंगल 90 होगा बिकॉज जो ब्लैक वाली वाटर की सरफेस है उससे नेट फोर्स परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अच्छी बात है, ये इंक्लाइन की सरफेस है, ये एंगल अल्फा क्वेश्चन में गिवन है, तो ये एंगल अल्फा है तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल भी अल्फा होगा। ये एंगल थीटा तो पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग ये भी थीटा, तो ये जो छोटा सा रेड वाला बचा हुआ एंगल है वो अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये थीटा है तो हॉरिजॉन्टल से एंगल भी थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल 90 माइनस थीटा। बस कंपाउंड लेना है फोर्सेस का अलोंग द सरफेस ऑफ वाटर और इक्वल करके बैलेंस आउट कर दिए, लिख लेंगे बच्चों उनको। ठीक है, चलो एक्सेलरेटेड कंटेनर में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, वर्टिकल एक्सेलरेशन, और फिर जो एंगल बनता था इंक्लाइन का वो 3 पार्ट अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब फोर्थ आता है, अब जब एक्सेलरेट कर लिया तो रोटेट भी कर लेते हैं, तो रोटेटिंग कंटेनर पे भी अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ध्यान से देखें बच्चों, सपोज करिए अपना एक कंटेनर है, अपन क्या कर रहे हैं, जो बिल्कुल सेंट्रल लाइन है इस कंटेनर की, इसके बाद कंटेनर को अपन रिवॉल्व कर रहे हैं विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस तरह से कंटेनर रोटेट होगा। तो ऑब्वियसली अगर अपन एक कोई भी स्टील के बाउल में कहीं भी किसी में भी कंटेनर में वाटर लो, उसको रोटेट करो, तो तुमने देखा होगा वाटर जो है सरकमफ्रेंस के अगर राइज करना स्टार्ट करता है। तो जो वाटर 2 डायमेंशन में दिखा सकता हूं मैं वो ऐसा पॉसिबल है। तो वाटर जिसके एक्सिस का रिवॉल्व करते हैं वो सबसे लोएस्ट पॉइंट हो जाता है और इसका सरकमफ्रेंस हाईएस्ट पॉइंट बन जाता है। तो ये शेप कुछ इस तरह से बनता है। सर्कल पैराबोला क्या है नहीं पता, बाद में देखेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि फाइंड तो करना पड़ेगा यहाँ पे प्रेशर वेरिएशन क्या होगा और ये कर्व सरफेस की इक्वेशन क्या होगी, तो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। कंसेप्ट वही लगेगा जो अपन इतने टाइम से पढ़ चुके हैं कि नेट फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर शुड बी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। ठीक है, अब ध्यान से देखें, इस पूरे में वाटर फिल कर दिया है, तो ये जो सरफेस है, एक काम करते हैं ना बच्चों,
यहाँ पे थोड़ी सी एक्सिस वगैरह मान ही लेते हैं, तो इसको एक्स एक्सिस मान लो और इसको वाई एक्सिस, तो अपना ये ओरिजिन हो जाएगा। ताकि इक्वेशन डिराइव करने में थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा बच्चों, और कुछ नहीं है। ध्यान से देखें, इस कर्व को अलग से बनाते हैं यहां से, और कोई भी एक पार्टिकल ले लो इस पे डीएम मास का, ठीक है। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, एक्स कॉमा वाई, ये ओरिजिन है। तो अब देखें इसका दो फोर्सेस अप्लाई होंगे, एक तो इसका वेट डीएमजी, और एक बाहर में सर्कुलर मोशन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है डीएम ओमेगा स्क्वायर आर, और आर यहाँ पे इसका एक्स हो जाएगा बिकॉज ये एक्स रेडियस के सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट। अब कंसेप्ट क्या है, नेट फोर्स शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू वाटर सरफेस। तो अपनी जो नेट फोर्स है वो वाटर की सरफेस से परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इस तरह से, इस डायरेक्शन में होनी चाहिए नेट फोर्स। तो ये टेंजेंट बना देते हैं ताकि टेंजेंट से परपेंडिकुलर करनी सारी फोर्सेस। तो जो पिछले क्वेश्चन में कंसेप्ट लगाया था कि नेट फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो अलोंग द टेंजेंट फोर्सेस कैंसिल आउट कर देंगे। देखो कौन कौन सी फोर्सेस होंगी, ये एंगल को अगर मैं थीटा मान लेता हूं विच इज एंगल ऑफ टेंजेंट विथ हॉरिजॉन्टल, तो एंगल ऑफ टेंजेंट विथ हॉरिजॉन्टल इज tan थीटा। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो कंपोनेंट देखो कितना होगा, डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स का कॉस थीटा कंपोनेंट, तो डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स कॉस थीटा, और डीएमजी का कौन सा कंपोनेंट होगा अलोंग द टेंजेंट, ताकि कैंसिल आउट कर सकें, डीएमजी साइन थीटा। डीएम कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से देखें tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा स्क्वायर एक्स बाय जी। अब tan थीटा क्या है, थीटा यहां देख सकते हैं जो टेंजेंट बनाई अपन ने कर्व पे, थीटा जो है उसका एंगल विथ हॉरिजॉन्टल है। तो tan थीटा क्या होता है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ अ टेंजेंट को अपन dy बाय dx भी लिख सकते हैं। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट कैन आल्सो बी रिटन एज dy बाय dx। तो ये तो अपनी कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इंटीग्रेट करते हैं, तो y देखें कितना आ गया यहां से, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। तो यहां से देख सकते हैं ये कैसी इक्वेशन आ गई, ये देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच इज y इक्वल्स टू समथिंग इनटू एक्स स्क्वायर। तो ये जो सरफेस बनती है फ्री लिक्विड की, ये इनडायरेक्टली अपना एक पैराबोलिक सरफेस होती है 2 डायमेंशन में। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे रिजल्ट, कहीं रिजल्ट जेई मेंस में लगभग हर एक साल में कहीं ना किसी पेपर में आता ही है। तो ये रिजल्ट थोड़ा सा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से रट लेना कि जो इक्वेशन ऑफ दिस कर्व होती है वो ये होती है, y इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g। लिख लो बच्चों इसको। तो बच्चों अब रोटेटिंग कंटेनर से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत बेसिक सा है। एक यूट्यूब है, इसको अपन एक आर्म के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, मतलब ये पूरी ट्यूब इस तरह से रोटेट कर रही है, ये इसके अबाउट ये ट्यूब पूरी रोटेट कर रही है इस तरह से, लेंथ L है। तो देख सकते हैं कि जो बाहर वाली सरफेस है जिसके अबाउट रोटेट करते हैं, जैसे पिछले में क्या करा था, कंटेनर के सेंटर में रोटेट कर रहे थे तो लिक्विड सरकमफ्रेंस की तरफ ज्यादा राइज करता था। तो उसी तरह से जिसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं वो सबसे लोएस्ट होगा और आउटर वाली सरफेसेस राइज करती हैं। तो दोनों जो ट्यूब में एच डिफरेंस आया हाइट का वो फाइंड करना है, फाइंड हाइट डिफरेंस ऑफ लिक्विड इन टू आर्म्स ऑफ द ट्यूब, एच फाइंड करें। तो बच्चों एक बार खुद से ट्राई करें पहले। ठीक है बच्चों, अगर हुआ तो ध्यान से देखें। अब देख सकते हैं कि जो ये सरफेस है लोएस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट, तो अगर ध्यान से देखें अगर, तो इनडायरेक्टली क्या है, जो अपन पिछले पार्ट में कर्व की इक्वेशन डिराइव करी थी वैसा ही कर्व बनना चाहिए। कहीं रोटेटिंग कंटेनर है, भले यहाँ वाटर फिल नहीं है, अगर फिल करते तो क्या शेप तो यही बन जाता ना इसका। तो अपने को पता है ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन आती है अपने को लिखना, क्या होती है, y इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। तो अगर इस पॉइंट का अपन ओरिजिन मानते हैं तो बता सकते हैं इसके x कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस पॉइंट का ये ओरिजिन है तो x कोऑर्डिनेट होगा L और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा h। तो ये कोऑर्डिनेट अगर कर्व पे लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करा दें, तो y हो जाएगा h विल बी ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय
2g। तो ये डायरेक्टली अपने पास हाइट डिफरेंस ऑफ लिक्विड इनटू आ जाता है, डायरेक्टली वो रिजल्ट यूज करके। लिख ले बच्चों। ठीक है बच्चों, जो लास्ट क्वेश्चन करा अपन ने उसी से रिलेटेड थोड़ा सा सेम एक क्वेश्चन है। इस बार अपन किसी आर्म के बाद ना रोटेट करते हुए कोई फिक्स पॉइंट है जो कि इस आर्म से L/4 पे है और इस वाले आर्म से 3L/4 पॉइंट पे, उसके अबाउट इसको रोटेट कर रहे हैं इस तरह से। अब देख सकते हैं ऑब्वियसली वापस से जो दोनों आर्म्स में कहीं ना कहीं हाइट डिफरेंस क्रिएट होगा, तो वही अपने को फाइंड करना है। फाइंड हाइट डिफरेंस ऑफ लिक्विड इन टू आर्म्स, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और डिस्टेंस L/4 एंड 3L/4 गिवन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। सॉल्व करें बच्चों। ठीक है, अगर हो गया हो सॉल्व तो ध्यान से देखें। कंसेप्ट वही रहेगा कि अगर यहाँ पे जो कर्व की बात करें तो अपना कर्व कुछ ऐसा बना होगा, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अबाउट अगर ओरिजिन मानते हैं तो दोनों आर्म्स में जो हाइट है वो अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। मान लीजिए ये हाइट जो है h1 है और ये जो जरा सी हाइट है ये वाली, इसको h2 मान लेता हूं मैं। तो h1 h2 डायरेक्ट y इक्वल्स टू, कौन से फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, y इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर बाय 2g इंटू एक्स स्क्वायर से फाइंड करते हैं। तो देखिए h1 कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, h1 के लिए करस्पॉन्डिंग एक्स 3L/4 और h2 कितना हो जाएगा करस्पॉन्डिंग, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका L/4 या एग्जैक्टली बोले तो -L/4, लेकिन x स्क्वायर है तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है उस पर। तो हाइट डिफरेंस कितना हो जाएगा h1 माइनस h2। तो डायरेक्टली सॉल्व करके ओमेगा स्क्वायर बाय 2g 9L स्क्वायर बाय 16 माइनस L स्क्वायर बाय 16 करके कितना आ जाएगा बच्चों, ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय 4g। तो ये अपना आ जाएगा हाइट डिफरेंस ऑफ लिक्विड इन टू आर्म्स। तो कुछ नहीं है, जो फॉर्मूला बताया गया है y इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g, इस फॉर्मूले को याद रखें और डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो लिख लीजिए बच्चों इसको। ओके बच्चों, तो अपन ने जो इस तरह से लास्ट क्लास में पढ़ा है कि इस जो रोटेटिंग लिक्विड है उसमें किस तरह से प्रेशर वेरिएशन होता है, किस तरह से वो जो ग्राफ बनता था, कर्व बनता था क्वाड्रेटिक वाला, उसमें कैसे सॉल्विंग करते थे। अपन ने 2 क्वेश्चंस एग्जांपल कर लिए हैं। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं किस तरह से रोटेटिंग कंटेनर में कहानी बनती है आगे। अपने सेटअप क्या है, एक वर्टिकल रॉड है, उससे अपन ने एक ट्यूब कनेक्ट कर रखी है। ट्यूब पूरी क्लोज्ड है, इसमें L लेंथ की रॉड है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और डेंसिटी रो का इसमें अपन ने लिक्विड फिल कर रखा है और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ये रॉड पूरी इस तरह से रोटेट कर रही है, कंटिन्यूसली इस तरह से रोटेट कर रही है। ठीक है, एंड A पॉइंट का प्रेशर P0 गिवन है और B के बारे में कुछ भी नहीं इन्फॉर्मेशन है, L लेंथ है, सारा एंड क्लोज्ड है। तो अपने को फाइंड करना है प्रेशर इनसाइड लिक्विड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x फ्रॉम एंड A, मतलब A से x डिस्टेंस पे प्रेशर कितना होगा। देखो बच्चों ट्राई करें इसको सब। ठीक है, अगर ट्राई कर लिया हो बच्चों तो ध्यान से ऑब्जर्व करें। पहली चीज इसमें जो ऑब्जर्व करने वाली है कि पहले तो ये ऑब्जर्व करेंगे प्रेशर वेरिएशन किस तरह से होगा, मतलब कांस्टेंट होगा, बढ़ेगा, कम होगा, वो ऑब्जर्व करते हैं। पहली चीज देख सकते हैं कंटिन्यूसली जैसे जैसे प्रेशर क्या होता है, फोर्स इनटू एरिया। अब देख सकते हैं कि जैसे जैसे बाहर जाएंगे कंटिन्यूसली तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगी। तो अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज करेगी मतलब फोर्स वेरिएबल तो प्रेशर भी वेरिएबल। तो कोई भी चीज अगर वेरिएबल होती है तो एक ही कंसेप्ट है अपने पास, इंटीग्रेशन का। तो कंसेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे ध्यान से देखें। तो एक काम करते हैं, यहां से A से x डिस्टेंस पे जाएंगे और dx विड्थ का एक बहुत स्मॉल क्रॉस सेक्शन कंसीडर करेंगे। ये dx को अपन कंसीडर करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस dx का एक बार FBD बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये dx विड्थ है। अब ये चेक करते हैं कि प्रेशर कहां ज्यादा होगा, लेफ्ट में और राइट में। ध्यान से देखें, इसमें प्रेशर लेफ्ट में ज्यादा होगा या राइट में। एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, ये जो dx पार्ट है ये भी एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से। तो अगर dx पार्ट सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में रिवॉल्व करता है, भले वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, कुछ भी हो, तो उसको हमेशा सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो अगर फोर्स जो है नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर होनी चाहिए फॉर रोटेशन, तो नेट प्रेशर जो है इस तरफ से ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज अगर प्रेशर ज्यादा होगा तभी फोर्स ज्यादा होगी। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं, ध्यान से देखें, इधर प्रेशर P है
तो इधर बहुत नेग्लिजिबली अमाउंट में डीपी अमाउंट में प्रेशर आता है। हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, लेफ्ट हैंड साइड में प्रेशर है P, राइट हैंड साइड में P प्लस डीपी, तो नेट प्रेशर किधर आ गया, टुवर्ड्स सेंटर, मतलब इस पॉइंट के अबाउट आ रहा है ना, डीपी प्रेशर टुवर्ड्स सेंटर है, तो ये सर्कुलर मोशन रोटेट कर सकता है। तो देखते हैं नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर को अपन सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल कर देते हैं। तो नेट प्रेशर कितना हो गया टुवर्ड्स सेंटर, डीपी इंटू एरिया ए, ये हो गई नेट फोर्स। और इसको कर देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगी डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो dp इंटू ए, एम की डीएम की वैल्यू रखते हैं। तो पहले तो इस पूरी रॉड में जो लिक्विड फील्ड है इसका मास लिख लेते हैं। मास हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये हो गया टोटल मास। अपने को यूनिट लेंथ का मास निकालना है और dx लेंथ का मास चाहिए। फिर a से a कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहां से dp देख सकते हैं कितना आएगा, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन। अब देख सकते हैं कि P नॉट प्रेशर है A पॉइंट पे, तो अपन एज्यूम करते हैं x इक्वल्स टू 0 पे प्रेशर P नॉट है, और जो रैंडम डिस्टेंस x यहाँ प्रेशर P मान रखा है। देखते हैं इंटीग्रेट करने पे क्या आता है, ये P माइनस P नॉट इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2, तो प्रेशर एट अ फंक्शन ऑफ x इज P नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2। तो ये हुआ अपना बच्चों प्रेशर इनसाइड द रॉड एज अ फंक्शन ऑफ x। लिख लीजिए इसको।